So students, this is Aditya Mishra. I am going to take you a lecture of accountancy, which is a very important subject in commerce. तो दोस्तों ये अकाउंटेंसी है क्या? अकाउंटेंसी एक शब्द से आया है अकाउंटेबिलिटी। तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अकाउंटेबिलिटी क्या है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पापा ने आपको पैसे दिए, 10,000 रुपये दिए और उन्होंने बोला कि काम करो, इसको लेके जाओ और मार्केट से कुछ सामान लेके आओ। तो मार्केट से आप सामान लेने गए तो उसका आपने प्रॉपर बिल लिया, उसका प्रॉपर अपने हिसाब रखा, लेकिन वो बात नहीं होती है। जैसे अगर आपने हिसाब बनाया, सारा सब कुछ किया, लेकिन अगर अब जब वापस आते हो मार्केट से सामान लेके, पैसे जो बचे हुए उसको वापस लेके आते हो, तो आपके पापा पूछेंगे ना कि मतलब आपने क्या क्या सामान लिया, कितने का लिया। तो इसको जो आंसरेबिलिटी होती है, मतलब आप आंसर देने के लिए अगर अवेलेबल हो कि अगर आप आंसर दे सकते हो तो उसको हम आंसरेबिलिटी बोलेंगे। और उसके बाद से अगर आपके पापा पूछे कि सामान कितने का है, आप लिए हो 10 रुपये का, तो एग्जैक्टली हमें 10 रुपये ही बताना है। हम अगर ऊपर नीचे बताते हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है कि हम उसको एकदम एग्जैक्टली वही बताएंगे जितने का सामान मिला है या फिर जितने का हिसाब हुआ है, फिर जितने का बिल है। तो आंसरेबिलिटी मतलब आपके पापा ने पूछा तो उसका आंसर देना। उसके बाद से रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका करेक्टली हम आंसर दे रहे हैं, जो हम आंसर दे रहे हैं वो करेक्टली दे रहे हैं कि इनकरेक्टली दे रहे हैं, या फिर हो सकता है हमसे कोई मिस्टेक हो रही है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हमसे कोई मिस्टेक ना हो। थर्ड थिंग होती है रिपोर्टिंग। जैसे अगर आपने कुछ सामान लिया, उसका बिल भी लिया, लेकिन उसको अगर आप प्रॉपर रिपोर्ट नहीं करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। तो कहने का मतलब है अकाउंटेबिलिटी से क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी कहाँ से आया है? आंसरेबिलिटी मतलब अगर आप आंसर देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप करेक्टली आंसर दे रहे हैं, और उस चीज़ को रिकॉर्ड करना कि मतलब कल को आप भूल ना जाए कि हमने कितने का सामान लिया था, क्या क्या चीज़ लिया था, वो सारी चीज़ों, सारे इन्फॉर्मेशन को हमको रिकॉर्ड करना, उसको हम बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। तो एक बार और रिपीट करते हैं हम, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी शब्द कहाँ से आया है? अकाउंटेबिलिटी से। तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ व्हाट? किस चीज का अकाउंटेबिलिटी? अगर हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, किस चीज की अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं? तो अकाउंटेबिलिटी हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की करते हैं। अभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहाँ से नया शब्द आ गया? आप लोग सोचोगे कि सर नए नए शब्दों का इजाद कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इसी अकाउंटेंसी का ही एक पार्ट है। जैसे अकाउंटेंसी करते हैं तो हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का अकाउंटेंसी करते हैं, ठीक है। तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल इन द सेंस एनीथिंग विच इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज नोन एज फाइनेंशियल। कोई भी ऐसी चीज जिसको हम मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल, ठीक है। ट्रांजैक्शन क्या है? एनी हैपनिंग इन द बिजनेस इज नोन एज ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से हम क्या समझे कि एनी हैपनिंग, फाइनेंशियल मतलब anything related to money, anything related in terms of money is known as financial transaction. Any happening in the business is known as transaction. तो accountability of financial transaction। लेकिन ये जो accountability of financial transaction कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम अपने घर का हिसाब तो नहीं रखेंगे, जैसे क्या है, घर का हिसाब अपने लिए रखेंगे, लेकिन जो हम अकाउंटेंसी करते हैं इसका हिसाब हम गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर्स, कई सारे मतलब लोगों के लिए, ओनर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, स्टेक होल्डर, लेंडर, इन्वेस्टर, तो अपने घर का हिसाब उन लोग को नहीं देंगे ना। तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंटिटी, इस चीज का याद रखें, बिजनेस एंटिटी, बिजनेस इन द सेंस कि एनी प्लानिंग रिलेटेड टू मेक अ प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। तो अगर हम अकाउंटेबिलिटी करते हैं ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पैसे से रिलेटेड लेन देन का अगर हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, और किस चीज की, किस चीज के पैसे, किस चीज में पैसे के लेन देन, बिजनेस में पैसे के लेन देन की अगर हम अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। एक बार और, अकाउंटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, अकाउंटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंटिटी। ये एक नया शब्द मैंने यूज किया है, एंटिटी। एंटिटी क्या है? एंटिटी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बिजनेस का ऑर्गेनाइजेशन होगा ना, तो अकाउंटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंटिटी इज नोन एज अकाउंटेंसी। आगे हमने इस चीज को मेंशन भी किया है, देखिए मीनिंग ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस एंटिटी गिव राइज टू अ सब्जेक्ट कॉल्ड अकाउंटेंसी। मतलब अकाउंटेबिलिटी जो होती है, अकाउंटेबिलिटी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, मतलब अकाउंटेबिलिटी मतलब हिसाब रखना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, बिजनेस एंटिटी में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हिसाब रखना, एक नए शब्द को
उदित करता है उसी को हम लोग अकाउंटेंसी बोलते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जैसे इसका डेफिनेशन जो है उसको मैंने 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, डेफिनेशन को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, उससे हम लोग अकाउंटेंसी पे पहुंच जाएंगे। जैसे अकाउंटेबिलिटी प्लस फाइनेंशियल प्लस ट्रांजैक्शन प्लस बिजनेस प्लस एंटिटी। तो अकाउंटेबिलिटी क्या था, मैंने आपको बताया था आंसरेबिलिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस रिपोर्टिंग इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी। फाइनेंशियल, एनीथिंग रिलेटेड टू मनी इज नोन एज फाइनेंशियल, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज नोन एज फाइनेंशियल। ट्रांजैक्शन, एनी हैपनिंग इन बिजनेस इज नोन एज ट्रांजैक्शन। बिजनेस क्या है, एनी प्लानिंग टू मेक अ प्रॉफिट इज नोन एज बिजनेस। एंटिटी क्या है, एंटिटी इन द सेंस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हमने ये चीज को मैंने इस नोन एज अकाउंटेंसी। ठीक है, इन सारी चीजों को मिला के हम एक शब्द पहुंचते हैं, उसको कहते हैं अकाउंटेंसी। ठीक है, तो इस चीज को मैंने एक बार और ब्रॉड तरीके से लिख के दिखा दिया आपको। अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस रिपोर्टिंग। आंसरेबिलिटी आपको बताया कि मतलब आपके पापा ने जो आपको पैसे दिए थे 10,000 रुपए, तो उसका हिसाब देना, उसका हिसाब देना मतलब उसके हिसाब से रिलेटेड आंसर देना को आंसरेबिलिटी बोलेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, हिसाब देने में कोई गलती तो मेरे से हमसे नहीं हो रही है, उसको बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको रखनी पड़ेगी ना, तो उसको बोलेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिपोर्टिंग क्या है, ये जो शब्द रिपोर्टिंग आया है, रिपोर्टिंग मतलब इस चीज का नोट करना, प्रॉपर कहीं पे उस चीज को रिकॉर्ड करना इज नोन एज रिपोर्टिंग। ठीक है, रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट, इंफॉर्मेशन। जो भी आंसरेबिलिटी और जैसे अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन था उस चीज को रिकॉर्ड करने को ही हम लोग रिपोर्टिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे फाइनेंशियल क्या है, एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इज नोन एज फाइनेंशियल। ये हम लोग पहले एक बार मैंने एक्सप्लेन कर चुका है, फिर भी आपके लिए एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ट्रांजैक्शन, एनी हैपनिंग इन बिजनेस रिलेटेड टू फाइनेंशियल टॉपिक। जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बताया था ना, तो कोई भी बिजनेस में कोई भी चीज हो रही है फाइनेंशियल से रिलेटेड, तो उसी को हम ट्रांजैक्शन बोलेंगे। बिजनेस, एनी कॉमर्शियल एक्टिविटी, कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी। ये कॉमर्शियल शब्द क्या है, कॉमर्शियल का मतलब प्लान टू मेक अ प्रॉफिट। कॉमर्शियल का मतलब कोई भी प्लानिंग जिससे हम प्रॉफिट कमाएंगे उसको हम लोग कॉमर्शियल बोलते हैं। तो बिजनेस क्या होता है, एनी कॉमर्शियल एक्टिविटी इज नोन एज बिजनेस। एंटिटी इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा एंटिटी के बारे में पढ़ेंगे। अब नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस और एंटिटी के बारे में पढ़ेंगे आगे। नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस के क्या क्या नेचर हो सकते हैं। बिजनेस के 2 नेचर हो सकते हैं, जैसे एक होता है गुड सेक्टर, एक होता है सर्विस सेक्टर। ये गुड सेक्टर सर्विस सेक्टर क्या है, बिजनेस तो बिजनेस होता है। अब ये गुड सेक्टर सर्विस सेक्टर क्या है दोस्तों, है गुड सेक्टर सर्विस सेक्टर है। देखिए जैसे क्या है, अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया किस चीज का, सपोज कोई बेचने किसी भी चीज का, जैसे किराने का दुकान खोला उसने, तो एक उसका होलसेलर होगा, उससे वो सामान लेता होगा और एज रिटेल में वो बेचता रहेगा। तो इसको हम लोग बोल देंगे, एक बिजनेस बोल देंगे, गुड्स का बिजनेस करेगा। जैसे किराने के दुकान पे गुड्स ही मिलेगा ना, सामान ही मिलेगा ना, तो वो गुड सेक्टर में आएगा। अच्छा ओके, ये सर्विस सेक्टर क्या है, सर्विस सेक्टर्स का मतलब है कि जैसे बार्बर जो होता है, जो नाई की दुकान होती है, उसने एक अपना दुकान खोल के बैठा है। ठीक है, और लोग वहां पर जाते हैं, अपना बाल कटवाते हैं। बाल कटवाने के जो भी 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए जितने भी होते होंगे, वो लोग उसका दे के अपना बाल कटवा के चले आते हैं। तो जो बार्बर है वो अपने को सर्विस दे रहा है ना, उसके लिए हम उसको पैसे दे रहे हैं, तो वो भी एक बिजनेस ही कर रहा है। उसने हमको सर्विस दिया, हमने उसको पैसे दिए, तो बिजनेस ही है। तो बिजनेस का दूसरा टाइप जो सर्विस सेक्टर मैंने बताया था। तो गुड सेक्टर और सर्विस सेक्टर हम थोड़ा सा समझ गए, थोड़ा सा और उसके बारे में समझते हैं क्या है ये गुड सेक्टर सर्विस सेक्टर। तो गुड सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग, जैसे 2 चीज आ सकती है गुड सेक्टर में, 2 चीजें आ सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, सपोज हमने एक फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री में हमने पेन बनाना स्टार्ट किया। पेन बनाते हैं हम लोग, 5 रुपए का पेन बनाते हैं, मार्केट में ले जाके उसको 10 रुपए का बेच देते हैं। तो प्रोड्यूस किया 5 रुपए में, सेल किया 10 रुपए में, तो ये एक बिजनेस ही है ना। मैन्युफैक्चरिंग में एक बिजनेस में ही आ जाएगा कि मैन्युफैक्चरिंग करके बिजनेस कर रहे हैं, पहले प्रोड्यूस करते हैं फिर बेचते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो जाएगा। ट्रेडिंग क्या है, परचेज एंड सेल। जैसे मैंने आपको किराने का एग्जांपल दिया था कि वो होलसेलर से जाके सामान खरीदेगा, किराने वाला, सपोज उसका पूरा सामान 10,000 का आया, वो थोड़ा थोड़ा सामान रिटेल में करके बेचने लगा, वो 15,000 का बेच दिया, तो उसने परचेज कितने में किया, 10,000 में, बेचा कितने में, 15,000 में, तो भी उसका बिजनेस ही है। तो ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग क्या है ये भी आप समझ गए, ट्रेडिंग क्या है ये भी आप समझ गए। सर्विस सेक्टर में भी 2 टाइप होते हैं, एक प्रॉफिट सीकिंग, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बार्बर वाला।
बार्बर वाला हमने आपको एग्जांपल दिया था कि बार्बर दुकान खोल के बैठा है, फिर दुकान खोलने के बाद वो आते हैं लोग, उसके बाल कटवाते हैं, वो पैसे लेता है, फिर उसके बाद से वो लोग चले जाते हैं। मतलब बार्बर बेसिकली सर्विस दे रहा है और वो लोग उसको पैसे दे रहे हैं, तो उसका बिजनेस ही है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट सीकिंग आ जाएगा। ये नॉन प्रॉफिट सीकिंग क्या है? नॉन प्रॉफिट सीकिंग इन द सेंस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जैसे सलमान खान की एक वेरी फेमस कंपनी है बीइंग ह्यूमन। बीइंग ह्यूमन एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उससे वो लोगों का भला करने का काम करता है, ठीक है। तो क्या है कि नॉन प्रॉफिट सीकिंग में एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन आता है, इसका मैंने एग्जांपल दिया आपको सलमान खान का बीइंग ह्यूमन कंपनी, ठीक है। तो नॉन प्रॉफिट सीकिंग को एनपीओ भी बोलते हैं। एनपीओ मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आप लोग आगे जाके पढ़ेंगे, आपके आगे सिलेबस में एनपीओ है, ठीक है। तो हम समझ गए गुड सेक्टर में दो चीज, मैन्युफैक्चरिंग जिसमें प्रोड्यूस एंड सेल होता है, ट्रेडिंग परचेज एंड सेल होता है। सर्विस सेक्टर में प्रॉफिट सीकिंग, बार्बर के दुकान वाला एग्जांपल दिया था मैंने। नॉन प्रॉफिट सीकिंग सलमान खान की बीइंग ह्यूमन कंपनी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेचर ऑफ एंटिटी, मैंने नेचर ऑफ बिजनेस आपको बता दिया, दो नेचर होते हैं, एक कौन कौन से, गुड सेक्टर, सर्विस सेक्टर। अब नेचर ऑफ एंटिटी मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के नेचर क्या क्या है। तो ऑर्गेनाइजेशन के भी 3 से 4 नेचर होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? ऐसा बिजनेस जिसमें बस एक ही ओनर होता है, उसको हम लोग सोल प्रोप्राइटर बोलते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटर का मतलब होता है, सोल का मतलब होता है अकेला, अलोन। सोल का मतलब होता है अलोन, मतलब अकेला। अकेला बंदा है जो बिजनेस कर रहा है, अकेला बंदा है जिसमें एक ही ओनर है जो बिजनेस कर रहा है, उसको सोल प्रोप्राइटर बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद से पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या होता है? एक से अधिक लोग, जिसमें एक से अधिक लोग और 50 से कम लोग मिलके अगर बिजनेस करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बोलेंगे। ये बिजनेस वगैरह सब आपको पहले ही मैंने बता दिया, बिजनेस क्या है, एंटिटी क्या है, सारी चीजें बता दी है, तो इसलिए बार बार मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो ये पार्टनरशिप क्या है? जिसमें एक से ज्यादा और 50 से कम लोग मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसको हम लोग पार्टनरशिप बोलेंगे। ये 50 से कम ही क्यों? आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा, ये 50 से कम क्यों? ये गवर्नमेंट की अमेंडमेंट है कि पार्टनरशिप जो होती है या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी है उसमें 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो पार्टनरशिप में मोर देन वन, एक से ज्यादा, और लेस देन 50, 50 से कम, या फिर लेस देन और इक्वल टू 50, 50 से 50 तक हो सकते हैं, 50 से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। पार्टनरशिप समझ गए। जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी दो कंपनियों से मिलकर बनी है, एक होती है प्राइवेट कंपनी और एक होती है पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी क्या है? प्राइवेट कंपनी वो है, जैसे मैंने आपको बताया पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप के जैसे ही प्राइवेट कंपनी होती है, इसमें भी मिनिमम 2 लोग होते हैं, मैक्सिमम 50 लोग होते हैं। लेकिन ये पार्टनरशिप और प्राइवेट कंपनी दोनों अलग अलग चीजें हैं, एक उसको एक जैसा मत समझिए। पार्टनरशिप मतलब लोगों की ऐसी शेयर होगी, ऐसी शेयर होगी, जैसे पार्टनरशिप में जैसे 3 पार्टनर हैं तो 3 में 33.33% 3 लोग का हो जाएगा, तो टोटल 100% आता है। लेकिन जो ये प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसा कोई बंदा होगा जिसने कंपनी स्टार्ट कर ली होगी और उसमें क्या किया होगा उसने कि प्राइवेटली वो उसको रन कर रहा होगा और उसमें उसने क्या किया होगा कि 51% शेयर खुद रखा होगा और 49% शेयर पब्लिक को दे दिया होगा, तो वो प्राइवेट कंपनी में आएगी, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 बंदे और मैक्सिमम 50 बंदे होते हैं, इतने लोग मिलकर रन करते हैं, इसको बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। ओके, एंड व्हाट इज दिस पब्लिक कंपनी? पब्लिक कंपनी वो होती है जिसमें 51% शेयर गवर्नमेंट का होता है और बाकी पब्लिक की होती है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 एंड मैक्सिमम 50 होते हैं। तो हम प्राइवेट समझ गए, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, और पब्लिक में मिनिमम, सॉरी मेरे से गलती हो गई थी, पब्लिक में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होती है। पब्लिक में मैक्सिमम अनलिमिटेड होती है और मिनिमम पब्लिक में 7 होती हैं, ठीक है। तो प्राइवेट और पब्लिक मिलके एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है? मोर देन 1 और मैक्सिमम नो लिमिट। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है कि प्राइवेट में मोर देन 1 होते हैं, पब्लिक में मैक्सिमम नो लिमिट होती है, तो दोनों को मर्ज करके मैंने बना दिया मोर देन 1 एंड मैक्सिमम नो लिमिट। इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप समझ गए जिसमें 1 ओनर होता है, पार्टनरशिप समझ गए मोर देन 1 लेस देन 50, जॉइंट स्टॉक कंपनी में प्राइवेट और पब्लिक समझ गए। एक और कंपनी होती है, उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं, वो आगे आपके सिलेबस में होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एक सब्जेक्ट होता है, उसमें आप पढ़ेंगे। ये अकाउंट से रिलेटेड ये नहीं है, ठीक है, रिलेटेड है लेकिन उसको आगे आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी,
जो अब तब से मैं बढ़ा रहा हूं कि अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेंसी, जो भी चीजें हैं वो हम क्यों करते हैं, किसके लिए करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी सवाल तो हमारे मन में उठेगा ना। तो किसके लिए करते हैं सबसे पहले देखते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि स्टेक होल्डर के लिए करते हैं, ठीक है। तो स्टेक होल्डर क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है स्टेक होल्डर? स्टेक होल्डर ओनर, कंपनी का ओनर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट वो, जैसे मान लीजिए कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम अपना पूरा वो करके देते हैं ना, पूरा हिसाब अपने बिजनेस का करके देते हैं। इसमें सीए साइन करता है, सीए के साइन करने के बाद वो इनकम टैक्स के पोर्टल पे उसको हम लोग अपलोड करते हैं। फिर उसके बाद से वो बेसिकली गवर्नमेंट ही देख रही है ना उसको, तो मतलब जो अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं वो ओनर को भी दिखाते हैं हम लोग, क्रेडिटर भी चाहे तो देख सकता है, गवर्नमेंट को दिखाना ही होता है क्योंकि हमें टैक्स देना होता है। फिर लेंडर क्या है, ये लेंडर क्या है, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जिससे हमने लोन लिया था वो है लेंडर, ठीक है। इन्वेस्टर, बिजनेस रन करते टाइम, जब बिजनेस रन हो रहा है उस टाइम पे टाइम टू टाइम अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है हमारे बिजनेस में वो इन्वेस्टर है। तो ये सब लोग मिलके बनते हैं स्टेक होल्डर। तो स्टेक होल्डर जो है वो हमारे, उसके लिए हम लोग अकाउंटेबिलिटी करते हैं, ठीक है। वो लोग हमारी अकाउंटिंग देख सकते हैं, ठीक है। किस चीज का अकाउंटेंसी, मैंने एग्जाम्पल बहुत स्टार्टिंग में ही आपको एग्जाम्पल में सॉरी डेफिनेशन में आपको मैंने बताया था कि किस चीज की अकाउंटेंसी, जैसे अकाउंटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, मैंने बताया था ना, अकाउंटेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस एंटिटी। तो ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस इज नोन एज अकाउंटेबिलिटी, आपको बताया था। तो किसके लिए करते हैं, क्यों करते हैं, किस चीज की करते हैं? देखिए सबसे पहले किसके लिए करते हैं, फिर किस चीज की करते हैं, तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, एक और क्वेश्चन भी तो उठेगा ना, कैसे करते हैं? तो हाउ, क्वेश्चन है हाउ टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, ठीक है। सबसे पहले बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद कहां रिकॉर्ड करेंगे, ये भी तो क्वेश्चन उठेगा ना। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बिजनेस का रिकॉर्ड करेंगे, कहां रिकॉर्ड करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कहां रिकॉर्ड करेंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और किस चीज की करेंगे, फॉर व्हाट, क्यों करेंगे? टू कैलकुलेट प्रॉफिट, बिजनेस की प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए या फिर लॉस कैलकुलेट करने के लिए, और ये जानने के लिए कि एंड ऑफ द ईयर हमारी जो बिजनेस है वो ग्रो की है कि वो नीचे गई है। तो अगर ग्रो की होगी, अगर प्रॉफिट हुई होगी तो ग्रो की होगी, अगर लॉस हुई होगी तो बिजनेस हमारी नीचे गई होगी। तो एक और चीज एक बार और रिपीट करते हैं, किसके लिए करते हैं? स्टेक होल्डर के लिए करते हैं। किस चीज की करते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड करके करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड? सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, फिर कहां करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करते हैं। फिर किस चीज के लिए करते हैं, क्यों करते हैं? टू कैलकुलेट प्रॉफिट, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, इन दोनों चीजों के लिए हम लोग करते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस मतलब हमारी बिजनेस ग्रो की है कि हमारी बिजनेस नीचे गई है, ठीक है। प्रॉफिट को हम लोग एक और चीज से डिनोट करते हैं, पाई, प्रॉफिट को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए अकाउंटेबिलिटी हम समझ गए। अब हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, मैंने बताया था ना प्रॉफिट को पाई से डिनोट करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए करते हैं अकाउंटेबिलिटी, और उसके बाद से फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए करते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मतलब बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसे जानेंगे? तो उसके लिए भी आगे रूल है कि कैसे जानते हैं उसको, ठीक है। आगे देखते हैं। तो कुछ रूल है, जैसे सबसे पहले क्वेश्चन उठता है हमारे दिमाग में हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, उसके लिए भी रूल है। हाउ टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसे जानेंगे, उसके लिए भी रूल है। आगे हम लोग चलते हैं। हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे करेंगे? बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऐसा अकाउंट बनाएंगे जिसमें हमें एकदम बेसिकली ये पता चल जाएगा कि हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है। इफ प्रॉफिट देन आवर बिजनेस इज growing, our business is growing, and if it is happening loss in business, ये ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है। उसके बाद से इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को P&L अकाउंट कहते हैं। तो मैंने बताया था प्रॉफिट को हम लोग पाई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट को हम लोग पाई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। हाउ टू नो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, बिजनेस का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कैसे, हाउ टू नो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, सॉरी नॉट ट्रांजेक्शन, पोजीशन ऑफ द बिजनेस, हाउ टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है।
तो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसे जानेंगे? बाय प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। इट इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो बैलेंस शीट होती है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये स्टेटमेंट एंड ऑफ द ईयर में बनाई जाती है। इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटेंसी, जब से मैं अकाउंटेंसी अकाउंटेबिलिटी जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है, वो एक्चुअली मैं पढ़ाते पढ़ाते सारी चीज़ें बता दिया हूँ, लेकिन फिर भी एक बार और रिपीट कर लेते हैं। टू लर्न हाउ टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बुक ऑफ अकाउंट, हम ये जानने के लिए करते हैं ऑब्जेक्टिव मोटिव। अकाउंटेंसी के मोटिव क्या है, हमें ये पता चल जाएगा, हम ये लर्न कर लेंगे अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग क्यों पढ़ते हैं। अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है वो हम क्यों पढ़ते हैं, बेसिकली कहने का मतलब ये है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था क्यों अकाउंटेबिलिटी करते हैं, अकाउंटेंसी क्यों करते हैं, मेरे कहने का मतलब ये था कि क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, टू लर्न हाउ टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन बुक ऑफ अकाउंट, हम अकाउंटेंसी सब्जेक्ट इसलिए पढ़ते हैं ये जानने के लिए कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और एक और चीज, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सबसे पहले कैसे रिकॉर्ड करेंगे। दूसरा, टू लर्न हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट, ये जानने के लिए कि प्रॉफिट को कैलकुलेट कैसे करें। एंड टू नो फाइनेंशियल पोजीशन बाय प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये जानने के लिए कि कैलकुलेट कैसे करें प्रॉफिट, और एक और चीज कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए, मतलब बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के ही तो फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा। तो कहने का मतलब है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करें और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के, जिसको हम लोग बैलेंस शीट भी बोलते हैं। मैंने इसको BS से हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, B/S, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं बैलेंस शीट को। ठीक है, हमने पहले बताया था बैलेंस शीट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, आगे हाउ टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करना होता है। ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के दो अप्रोचेस हैं। पहला होता है क्लासिकल अप्रोच, दूसरा होता है मॉडर्न अप्रोच। तो क्लासिकल अप्रोच में आता है गोल्डन रूल। ठीक है, गोल्डन रूल जो आया था वो इंट्रोड्यूस किया था ल्यूका पैसियोली ने 1494 में। ठीक है, ल्यूका पैसियोली कौन थे, एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। ठीक है, बुद्धिस्ट मॉन्क ने एक गोल्डन रूल बताया था 1494 में, जिनका नाम था ल्यूका पैसियोली। ठीक है, और ये गोल्डन रूल जो होते हैं वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये जानते हैं कि ये ल्यूका पैसियोली है कौन, ल्यूका पैसियोली इतने फेमस क्यों, क्योंकि ये फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है। जो ल्यूका पैसियोली हैं इनको हम लोग फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा, पहला क्लासिकल अप्रोच हो गया, दूसरा है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में आता है इक्विटी अप्रोच, उसको हम लोग मॉडर्न इक्विटी अप्रोच भी बोलते हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं, देखिए क्लासिकल अप्रोच में आता है गोल्डन रूल। गोल्डन रूल आता है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1494 में, किसके द्वारा, ल्यूका पैसियोली के द्वारा, जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। इनको ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, मतलब ल्यूका पैसियोली को डबल एंट्री सिस्टम के जनक भी कहे जाते हैं। ठीक है, ल्यूका पैसियोली डबल एंट्री सिस्टम के जनक भी कहे जाते हैं। मॉडर्न अप्रोच में क्या आता है, मॉडर्न अप्रोच में आता है इक्विटी अप्रोच। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।